चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल विरोधी कानून को लेकर निकली आभार रैली में हुए शामिल। कहा, नकल कैंसर तो नकल विरोधी कानून उसकी सर्जरी। युवाओं ने सीएम का किया जोरदार स्वागत। भाजपा में चुनावी तैयारियां तेज। दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान। कहा, भीतरघात करने वालों की लिस्ट हो रही तैयार। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिलेगी जगह। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू। बूथ प्रबंधन पर पार्टी का फोकस। प्रदेश प्रभारी रिली पार्टी पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक। हरिद्वार एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। एईजेई पेपर लीक मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से मिले लाखों रुपए जब्त। एक आरोपी पर था 50,000 का इनाम घोषित। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी में दायित्व बंटवारे को लेकर तैयारी चल रही है, ये बयान उनका सामने आया है। जल्द निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। पार्टी ने चुनाव में भीतरघात करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली है, ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी में दायित्व बंटवारे को लेकर तैयारी चल रही है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। पार्टी ने चुनाव में भीतरघात करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली है। पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। वो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं, इसमें किसी ने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। संभावना, मैं भी संभावना के लिए आया हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि पहले हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी जल्दी। ऐसा पार्टी चुनाव के तत्काल बाद ऐसी कंप्लेंटें आती हैं, इसलिए हमारा एक सेल है जो अनुशासन पर कार्रवाई करता है, उसके पास में सब कंप्लेंट आई हैं, उसको विचार किया जाए। तो देखेंगे जो भी होगा माफ करने लायक है या नहीं है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसको आप सुन रहे थे। पार्टी में दायित्व बंटवारे को लेकर तैयारी चल रही है, उन्होंने ये कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। पार्टी ने चुनाव में भीतरघात करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली है, यानी कि जो बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दायित्व भी सौंपा जाएगा। और जो पार्टी से तर हटकर काम कर रहे हैं, पार्टी लाइन से अलग होकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, भीतरघात करने वालों की अब खैर नहीं, सीधे तौर पर बयान सामने आया है प्रदेश प्रभारी का। बिल्कुल प्रशंसा। जिस तरह के चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद एक बातें आम तौर पर देखने को मिली थी कि जब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए थे, तो उस समय जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनसे जब बातचीत की गई थी, उसमें भी बात निकलकर सामने आई थी कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो है पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया है। और इसी को लेकर के आज दुष्यंत गौतम ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी की सेवा काफी लंबे समय से की है, पार्टी को मजबूत करने का काम जो लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसे सीनियर मोस्ट कार्यकर्ताओं को जो है सरकार में दायित्व से जमाया जाएगा, जिसमें राज्य मंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनको एक तरीके से पार्टी की सेवा करने का इनाम जो है दिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पर ये साफ कर दिया है कि जो लोग एक तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधि में रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनकी लिस्ट भी अब तैयार कर ली गई है। तो कह सकते हैं कि लगातार ये सवाल पहले भी उठ रहे थे कि आखिरकार क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने खुलकर के इस बात का आरोप लगाया था कि उनको हराने का काम हुआ है, उनकी सीटों पर जो है भीतरघात हुआ है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तो सीधे तौर पर दुष्यंत गौतम ने कहा है कि समय समय पर यह तैयारी की जाती रही है, लेकिन चुनाव के बाद ही
जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और ऐसे में जो भी पार्टी विरोधी गतिविधि में कार्यकर्ता सम्मिलित थे उन्हें ना ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और ना ही कोई दायित्व से नवाजा जाएगा। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही दायित्व का जो बंटवारा है वो हो सकता है। संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से गौतम ने कहा कि होली से पहले या होली के बाद तक जो है कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं सीनियर मोस्ट जिनको जो है पार्टी जो है नवा सकती है। बिल्कुल, इस बयान से ये बात भी साफ है आकाश कि अगर कोई पार्टी लाइन से तय चल रहा है तो वो शायद ठीक भी हो जाए ये बयान सुन के, इसलिए ये बयान दिया भी गया है। देखिए, बात सच है कि पार्टी की लाइन से हटकर कोई काम करेगा तो सही बात है कि पार्टी की नजर उसके ऊपर है और यही वजह है कि संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर पार्टी जो है सबसे सर्वप्रिय है और ऐसे में पार्टी को डुबाने का काम ना किया जाए तो ऐसे कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर संदेश उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधि अगर करते हैं या पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं तो संगठन को उनकी पूरी जानकारी भी है और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया है और संभवतः आगे भविष्य में जो है इनके खिलाफ कार्रवाई जो है पार्टी की तरफ से की जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चंपावत भ्रमण के दौरान सुबह सुबह सैर पर निकले। सीएम धामी सर्किट हाउस से निकलते हुए ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और चाय की चुस्की ली। वहां उन्होंने लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य बाजार होते हुए गोरल चोड़ मैदान पहुंचे। मुख्य बाजार में उन्होंने दुकान स्वामियों से भी बात कर उनका हालचाल जाना। गोरल चोड़ मैदान पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बातचीत की और उनका उत्साह वर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अगली खबर का रुख करेंगे जहां बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा में कमल खिलाने के लिए पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। पार्टी ने सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करते हुए बूथ प्रबंधन स्टार्ट कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बूथ प्रबंधन और शक्ति केंद्र को मजबूत करने पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे, इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक हमारे नेतृत्व आया हुआ है, दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनने, सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्य सरकार उपलब्धियों के विषय को भी खबर रखेगा। उस कार्यक्रम स्वरूप की सूचना हो कैसे बने, सारी चर्चा आज की बैठक में करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं को कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा। भाजपा संगठन इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने यह कदम अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उठाया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस मामले में बयान दे चुके हैं। उनके इस बयान का समर्थन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। अब भाजपा पार्टी विरोधी काम करने वालों की सूची बनाकर उन्हें संगठन से अलग रखेगी, ताकि किसी तरह का भीतरघात पार्टी में न हो। विरोधी काम का समय तो बीजेपी का तो दायित्व मिलता है। पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय जो काम कर रहे हैं उस पर सब डिस्कशन होगा और काफी चर्चा हो चुका है। माननीय प्रभारी से हमारी बैठक होने वाली है, उसके बाद माननीय मेरे साथ बैठेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक में बीडीसी की बैठक में हंगामा हो गया। दरअसल बैठक में डीएम और सीडीओ नहीं पहुंचे तो ग्राम जनप्रतिनिधियों ने बैठक में हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बैठक का बहिष्कार कर सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि बैठक में डीएम और सीडीओ के न आने से बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जबकि 2 साल के बाद ये बैठक हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया और उनके खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग उठाई। वहीं बीटीओ बीबी जोशी ने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात निराधार बताई।
की बैठक का कॉलम पूरा कर दिया जाए। हमने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो अपनी मांगे रखनी वो बीटीसी के सक्षम अधिकारी के सामने रखने, खाली कॉलम पूरा करने के लिए कि कर्मकांड करने के लिए हमने बीटीसी का आयोजन नहीं करना है। यानी कि जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है या आम व्यक्ति भी है, तो उसकी समस्या का समाधान भी इसके माध्यम से हो, इस उद्देश्य को लेकर के बीटीसी की बैठक का आयोजन होता है। परंतु ऐसा कहीं दिखा नहीं। जितने भी ब्लॉक में मनरेगा के अंदर करप्शन या भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी कमीशनबाजी के बाद मुझे कहीं से कहीं उम्मीद नहीं है कि हम कोई उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता का कार्य धरातल में दिखने को मिलेगा। ये पूरी कल्पना मात्र है। जब तक ये भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। जेईई और एई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। एसआईटी को आरोपी के खाते से 13,41,000 रुपए की रकम भी मिली है, जिसे फ्रीज करवा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मंगलौर में किराए के कमरे में अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध ये आरोपी कराता था। इसके अवज में उसने अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली थी। मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद इसमें 6 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 लोग अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें जो मेन इसकी कड़ी है, जिस पर इनाम भी घोषित हो रखा है, 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे, जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 50,000 का इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला, 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है, और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी मिली है जिससे पूछताछ में, जिसमें आगे काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस परीक्षा में उदलहेड़ी लक्सर क्षेत्र में एक मकान में जहां पर नकल कराई गई थी, उससे संबंधित एक विशु जो है मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला, और विशु ने खुद भी परीक्षा दी थी। साथ ही साथ उसके अन्य भी कुछ लोग जानने वाले थे, जिनको उसने परीक्षाएं वहां पर मतलब प्रश्न पत्रों को पढ़वाया था। तो इससे 1 लाख रुपए और अवनीश से जो है 2 लाख रुपए जो उसको मिले थे, वो बरामद किए गए हैं। कुछ शैक्षिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी मिले हैं, जो इस परीक्षा से इंगित इसमें मतलब उसके साक्ष्यों के रूप में मिले हैं। तो तीनों को न्यायालय में पेश किया। मसूरी में उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान समस्त स्टाफ सहित आम नागरिकों ने उनके कार्यों की प्रशंसा की। शैलेंद्र सिंह ने 4 साल के कार्यकाल में काफी सराहनीय कार्य किए। 2 साल बाद आयोजित हुआ विंटर कार्निवाल उनमें से एक था। अब शैलेंद्र सिंह का स्थानांतरण डोईवाला किया जा चुका है। जिलाधिकारी स्टाफ के मुताबिक शैलेंद्र सिंह हमेशा अपनी साफ छवि और सरल स्वभाव के लिए याद किए जाएंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उत्तराखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण शहर और पहाड़ों की रानी मसूरी में अपनी सेवा देने का अवसर मिला। चूंकि यह कार्यकाल कम रहा, लेकिन मैंने अपने ओर से प्रयास किया कि जितना बेहतरीन अपने योगदान दे सकूं, वो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है। आगे जो भी मुझे सरकार द्वारा दायित्व दिया जाएगा, मैं उसको निर्वहन करने में पूरी कोशिश करूँगा। मैंने 18 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया था, और उसके बाद हमारे पास जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो कार्निवाल को करने की थी, क्योंकि 2 साल से विंटरलाइन कार्निवाल का फंक्शन हुआ नहीं था, और वो यहाँ पर एक टूरिज्म गतिविधि को बढ़ाने के लिए और मसूरी में अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल और सरकार की एक योजना थी। उसको मतलब जो है यहाँ के स्थानीय लोगों और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनकी मदद से उसको सफल करने में हम मतलब सफल रहे, जिला प्रशासन के लोग। यहाँ पर जो वर्तमान में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी जी थे, उनको यहाँ पर 4-5 महीने का जो कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। चाहे पहली बार मसूरी में विकास का कार्यक्रम हो, जो स्थानीय जनता और स्टेक होल्डर्स के सहायता से जो जिला प्रशासन ने कराया, चाहे विंटर कार्निवल की बात हो, चाहे अभी जो माल रोड का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उस पर जो है निगरानी रखने की बात हो, तो एसडीएम शैलेंद्र नेगी जी का बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यकाल रहा है। जो उनके कार्य करने की जो शैली रही है वो बहुत अच्छी रही है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब लोगों को पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपने देखा होगा कि सभी जो संगठन हैं और जो लोग थे, उन्होंने उनका जो है वहाँ पर उनको विदाई दी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सिडकुल के हॉकी स्टेडियम के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान श्रवण कुमार हेमतपुर निवासी के रूप में हुई थी। मृतक के परिजनों ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पालू ने शराब की लत पूरी करने के लिए मृतक से पैसे मांगे थे और युवक के इनकार करने पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही युवक के पास से 7,000 रुपए भी लूटे गए हैं।
पुलिस ने आरोपी पर हत्या समेत लूट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। स्टेडियम है, वहाँ पर एक पोपिन नाम का जो युवक है, इसकी लाश मिली थी, जिसका सर जो है जानवरों ने खा लिया था। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है जब शक होने पर इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके किसी भारी चीज़ से उसकी हड्डी टूटना पाया गया था। तो इस पर ही हत्या की आशंका पर जो है इसमें मुकदमा जो है तहरीर आई थी, इस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया गया। साथ ही साथ इसमें पता चला कि लास्ट एक इसका मित्र है जो उसके घर पे अक्सर आया करता था, रविंदर जिसका नाम है, और वो उसके साथ शाम को गया हुआ था। तब से रविंदर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो पूछताछ उसने बताया कि इसको जानकारी थी कि पोपिन जो है अपने पास हमेशा 5-7 हज़ार 10,000 रुपये कैश रखता है और घर पे नहीं रखता, और वो नशे की हालत में उसको लालच जाग गया और उसने एक जब देखा सुनसान जगह पर तो वहाँ पर उसको ईंट से उसके सर पे वार कर दिया और पैसे लेकर उसके भाग गया। उसमें से करीब 3200 रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाकी अक्यूज को जो है न्यायालय में पेश किया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पीपीपी मोड पर सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है, जिसकी जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 167 करोड़ की लागत से रोपवे बनाया जा रहा है, जिससे 5 किलोमीटर का सफर अब 15 मिनट में हो जाएगा। वहीं इस रोपवे से 500 लोग एक बार में यमुनोत्री धाम पहुंच सकेंगे, जो कि यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना पीपीपी मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसमें प्रत्येक घंटे 500 व्यक्ति जो है जा पाएंगे और आपकी जो 5.5 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 15-20 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया है। स्थानीय भाजपा नेता जिसकी लगातार तारीफ कर रहे हैं। युवा भाजपा भी रैली निकालकर भाजपा सरकार को युवा हितैषी बता रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास कर रही है। इस कानून से नकल माफियाओं पर अंकुश लगेगा। वहीं बेरोजगारों के आंदोलन पर कहा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। वहीं पेपर लीक मामले में कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और जिस तरह से उत्तराखंड के नौजवानों को लगभग पिछले कई वर्षों से छला जा रहा था, उसमें प्रतिपक्ष भी सम्मिलित था और इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा था। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपना एक सख्त नकल कानून बनाया है, जिसके अंदर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान है। मुझे लगता है अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ 24 फरवरी से होगा। प्रतियोगिता में ओएनजीसी, ईस्टर्न रेलवे, आर्मी ग्रीन और राजस्थान पुलिस समेत कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। चैंपियनशिप का उद्घाटन खेल मंत्री रेखा आर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के हाथों होगा, जिसके बाद 26 फरवरी को कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित करेंगे। 26 फरवरी तक इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड में हमारा नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है। मेंस चैंपियनशिप है। इसमें देश की जो 9 टीमें हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और ये डे नाइट टूर्नामेंट चलेगा। ऑल इंडिया बेस का टूर्नामेंट है। जितने भी प्लेयर हैं सब बाहर से आ रहे हैं और सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं। ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट पर डे नाइट हमारे यहाँ टूर्नामेंट होने है। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार वितरण समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में रहने वाले हैं 26 तारीख को, और इस कार्यक्रम की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें इस प्रदेश की खेल मंत्री माननीय रेखा आर्य जी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी और हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी रहने वाले हैं।
और समापन समारोह में माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, पूर्व मंत्री माननीय मदन कौशिक जी और हमारे तीनों स्थानीय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, प्रदीप बत्रा जी, ये सब लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी लोग इसमें रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, पिछले काफी समय से खेलो इंडिया को लेकर के उन्होंने जो एक अलग देश के युवाओं में जगाने का काम किया है, उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। तो उसी निमित्त हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किए। जिले और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद जिस प्रकार से देश के युवाओं और खिलाड़ियों को मिल रहा है, उसी से प्रेरित होकर के हमने भी एक प्रयास किया है और वो प्रयास सफल हो, ऐसा। लोहाघाट में एनएच कार्यालय के सामने व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। एनएच के अधूरे पड़े कामों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लोहाघाट के नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की मांग थी कि 10 दिन के अंदर एनएच अधिकारी अधूरे काम पूरे करें। एनएच ने बीते 2.5 साल से नाली का काम अधूरा छोड़ रखा है। जो नालियां बनी है वे मानकों के अनुसार नहीं है, जिससे अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों के वाहन खाई में गिर चुके हैं और दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। वहीं ई सुनील कुमार ने कहा कि नाली निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कहने के बाद भी एनएच विभाग अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं ला रहा है। आज समस्त व्यापारी का काफी दबाव था मेरे ऊपर और इसको देखते हुए मैं स्वयं व्यापारी को साथ में लेकर के एनएच ऑफिस में आए हैं और एनएच विभाग को 10 दिन का समय दे रखा है। 10 दिन के समय के अंदर जो भी इनके 3-4 स्कबर हैं और नालियां हैं और सड़क है, जो जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं, उसी पत्थर गिट्टियां उखड़ करके व्यापारियों की और हमारे राहगीरों में लग रही है चोटिल हो रहे हैं। इसको देखते हुए आए ज्ञापन। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां थराली में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष देवाल मिश्रा के नेतृत्व में मंडल कार्यकारिणी, मंडल प्रभारी, विधायक प्रतिनिधि समेत महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव और प्रदेश मंत्री भावना रावत बैठक में शामिल हुई। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का स्वागत किया गया, साथ ही मिशन 2024 पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सरल ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने की रणनीति बनाई गई। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को डिजिटली जोड़ा जा सके, जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचे। 2023 में जो हमारे माननीय विधायक जी पहुंचे थे, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रभारी जी पहुंचे हैं, हमारे जिला की अध्यक्षा बहन 20 का टारगेट जो हमारे बहुत नज़दीक है, उसको हम बहुत बृहद रूप से उस टारगेट को विजयी प्राप्त करेंगे। यही हमारे मंडल के साथ हमारे युवराज जी हैं, महामंत्री जी हैं, वो भी हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ रहते हैं। हमारा 2024 का जो टारगेट है वो हम बहुत ध्वनि मत, बहुत अग्रणी से विजयी प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक अपनी विशेषता रही है। संगठन को और सरकार के कामों को आम जन तक कैसे ले जाना है, उस पर निश्चित रूप से चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देवाल का एक एक कार्यकर्ता सरकार की और संगठन की रीति नीति को समझते हुए अपने उत्तरदायित्व को समझता है और मैं समझता हूँ कि सारे जितने लोगों ने भी आज सहभाग किया, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।